नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में 5 पन्ने की वो चिट्ठी है जो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल प्रधानमंत्री मोदी को भेजी थी। और मेरी एक तरफ कोलकाता के अखबार द टेलीग्राफ की आज की हेडलाइन है, नो प्राइम मिनिस्टर। और मेरी दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कल का वो बयान है, कल की वो ललकार है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को ललकारते हुए ममता बनर्जी ने कहा था, हम डरेंगे नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन लड़ते रहेंगे। और साथ में यह भी कि केंद्र सरकार के फैसले को पलटते हुए, केंद्र सरकार के फैसले को ताक पर रखते हुए अपने मुख्य सचिव को ममता बनर्जी ने न सिर्फ कल रिटायर करवाया, बल्कि कुछ घंटों के भीतर उन्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करके प्रधानमंत्री मोदी को यह संदेश दे दिया कि आप जो भी चाहोगे वो मुमकिन नहीं, आप चाहोगे हमें झुका लो वो मुमकिन नहीं, आप कोई फैसला हमारे माथे पर थोपोगे और चाहोगे हम झुककर उसे कबूल करें, ये मुमकिन नहीं। ममता बनर्जी ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही उसमें कई अहम बातें थी। न सिर्फ उन्होंने संघीय ढांचे के प्रति केंद्र के नजरिए पर सवाल उठाया, प्रधानमंत्री को 5 पन्नों की लिखी चिट्ठी के कुछ हिस्से सुनाए और साथ में कहा कि कैसे प्रधानमंत्री भारत सरकार के मुखिया अपने जिद, अपने अहंकार, अपने गुरूर की हिफाजत के लिए कैसे एक मुख्य सचिव का तबादला करते हैं। उस अधिकारी को दिल्ली तलब किया जाता है जिसे 3 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था, और वो भी ममता बनर्जी की अपील के बाद, गुजारिश के बाद। लेकिन उसी अधिकारी को 72 घंटों के भीतर दिल्ली तलब किया गया उसका अपमान करने के लिए, उसे जलील करने के लिए। यह सब कहते वक्त ममता बनर्जी अपील कर रही थी देश के विपक्ष के नेताओं से, देश के अधिकारियों से, आईएएस आईपीएस अधिकारियों से और तमाम बुद्धिजीवियों से, वक्त आ गया है, एकजुट हो जाइए और मुखालफत करिए उस सरकार का जो संघीय ढांचे में यकीन नहीं करती। क्यों ये सब कह रही थी ममता बनर्जी? इसके क्या संकेत हैं, इस पर आगे बात करूंगा। ममता बनर्जी ने जो कुछ कल कहा उसके कुछ हिस्से मैंने कल आपको वीडियो में सुनाए थे, लेकिन मैं चाहता हूं वो आप फिर सुने। और इस चिट्ठी के कुछ हिस्से जो बहुत अहम हैं, क्योंकि बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद, बीजेपी के मंसूबों पर बुलडोजर चलने के बाद, ममता बनर्जी के हौसलों के बाद, क्या देश की राजनीति पर भी कोई फर्क पड़ेगा? क्या यूपी में होने वाले चुनाव पर भी इसका कोई फर्क पड़ेगा? क्या बीजेपी इतनी डरी हुई है कि एक आईएएस अधिकारी को नीचा दिखाने के लिए, एक आईएएस अधिकारी को दिल्ली तलब करके उसी बहाने ममता बनर्जी को नीचा दिखाने के लिए केंद्र सरकार के मुखिया ऐसी रणनीति बना रहे थे, जिस रणनीति को अमल करने से पहले ममता बनर्जी ने वो चाल चली कि सब कुछ औंधे मुंह गिर पड़ा। तो ममता बनर्जी ने जो कहा उससे पहले, वो दिखाने से पहले, इस चिट्ठी के अंश को बताने से पहले, द टेलीग्राफ की हेडलाइन, आज की हेडलाइन, नो प्राइम मिनिस्टर। क्यों द टेलीग्राफ ने यह हेडलाइन डाली है? आज से करीब 40 साल पहले, 80 के दशक में ब्रिटेन में बीबीसी की एक सीरीज थी, यस प्राइम मिनिस्टर। मेरे ख्याल से 3 या 4 बार वो सीरीज, 6-6, 7-7 एपिसोड की वो सीरीज टेलीकास्ट हुई थी। यस प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, उल्टे सीधे फैसले करता है, उसकी पूरी कैबिनेट यस प्राइम मिनिस्टर के मोड में रहती है, उसके अधिकारी, उसके चारों तरफ की जो अमला है उसे यस प्राइम मिनिस्टर कहकर उनके हर फैसले पर रजामंदी जताता है। और ये स्थिति आ जाती है कि वो प्राइम मिनिस्टर न सिर्फ मूर्ख साबित होता है, बल्कि अपने बेवकूफ़ाना फैसलों की वजह से उस सीरीज में जो उसकी भूमिका तय की गई है, जो किरदार एक मशहूर एक्टर ने निभाया, उस सीरीज के जरिए कहने की कोशिश की गई है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा हो तो उसके खतरे क्या हो सकते हैं। उसी किरदार का जिक्र करते हुए, और उस किरदार को पब्लिसिटी बहुत पसंद था, उस किरदार को मीडिया में रहना बहुत पसंद था, उस किरदार के ऐसे उटपटांग फैसले का जिक्र करते हुए द टेलीग्राफ ने
उसके ठीक उलट लिखा है हेडलाइन में, नो प्राइम मिनिस्टर। और यस, प्राइम मिनिस्टर उस दौर में 80 और 90 के दशक में इतना चर्चित सीरीज था कि ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर का पसंदीदा सीरीज था और दुनिया भर में कई भाषाओं में उस सीरीज का अनुवाद हुआ, यहां तक कि भारत में भी, अगर मुझे याद है, फारूक शेख ने एक भूमिका निभाई थी और शायद जी मंत्री जी के नाम से एक सीरीज भारत में भी आया था, उसका हिंदी रूपांतरण। तो यस प्राइम मिनिस्टर से नो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें सिर्फ यस सुनने की आदत है। ममता बनर्जी ने ललकारते हुए यही कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बीजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, आप क्या चाहते हो? आप झुकाना चाहते हो? हम झुकेंगे नहीं। एक बार फिर से सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा था कल, और उसके बाद इन चिट्ठियों में ममता बनर्जी ने क्या लिखा है। और इतना कुछ लिखने के बाद, प्रधानमंत्री को 5 पन्ने की चिट्ठी लिखकर ये गुजारिश करने के बाद कि आप ऐसे उटपटांग फैसले मत करिए, आप एक अधिकारी को दिल्ली तलब करके जलील करने के लिए या मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा फैसला मत करिए जो शॉकिंग है, जो फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, जो आईएएस अधिकारी के लिए अपमानजनक है, उस अधिकारी के लिए जो राज्य सरकार के लिए बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, और सिर्फ इस वजह से उन्हें सजा मत दीजिए कि मैं किसी मीटिंग में आपके पास देर से पहुंची थी। ये सब भी जिक्र किया ममता बनर्जी ने। तो इस चिट्ठी का हवाला, लेकिन पहले जरा सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा था कल। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, what you want to finish me? Can you do it? Never and ever. Until and unless people give me the support, you cannot. Even I will appeal all the state government, all the opposition state government, and all the senior leaders of this country, and all the NGOs, all the intellectuals, all the political persons, all the IAS and IPS, please be together. And state service officer also, please be together and fight the battle. It is not only the battle of Alapan Bandopadhyay. This battle is for all the bureaucracy, all the bureaucrats. Bureaucrats are afraid now. They cannot even ask them a question. Only 2 syndicate members, these 2, whatever they can decide, that is the law. It never said, even if somebody go to the court will not give support also. So far my knowledge is concerned, I am also as a lawyer speaking. I am also as a lawyer. And I am the High Court, Kolkata High Court, the live member of Bar Council also. So as a just common lawyer or just as a commoner, what we can guess, nobody can give this type of order. इसको पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जस्टिस तो अब नहीं दे सका। इनजस्टिस के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने चाहता है क्या? डराने चाहता है? हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो कवर्डाइज है वो डरते हैं, हम डरते नहीं है। अभी सबको एक कट्टा होके उसको खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। तो सुना आपने, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी को यूं हमेशा चुनाव में ललकारती रही हैं, और ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के टकराव को लेकर दोनों तरफ से बयानबाजियां बहुत बार हुई। प्रधानमंत्री मोदी भी जब चुनाव के दौरान बंगाल में रैलियां कर रहे थे तो दीदी वो दीदी ऐसे नारे लगा रहे थे, और उनके नारों पर, उनके अंदाजे बयां पर उनके समर्थक, उनके भक्त, उनके सामने रैलियों में खड़े लोग ठहाके लगा रहे थे, अट्ठास लगा रहे थे। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जिस भाषा में उस सूबे के मुख्यमंत्री को संबोधित कर रहा था वो अपमानजनक था। कोई भी संजीदा और समझदार आदमी यही कहेगा, ये भाषा एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती, और मुख्यमंत्री के लिए, एक महिला मुख्यमंत्री के लिए कतई शोभा नहीं देती। तो आज जब बीजेपी के नेता, बीजेपी समर्थक, बुद्धिजीवी, बीजेपी समर्थक और मोदी के कट्टर समर्थक पत्रकार, जो खुद को पत्रकार और दूसरों को एजेंडाबाज कहते हैं, लेकिन खुद
दिन रात मोदी की चाटुकारिता, मोदी की चापलूसी, मोदी के हर फैसलों को हर हाल में सही ठहराने के लिए प्रवचन देते हैं, वो तमाम लोग कभी उस पर सवाल नहीं उठाते कि क्या प्रधानमंत्री को किसी महिला मुख्यमंत्री के लिए दीदी, ओ दीदी, इस तरह से बोलना चाहिए। एक तरफा बात करने वाले लोग, जिनके लिए मोदी मसीहा है, जिनके लिए मोदी अवतारी पुरुष है, जिनके लिए मोदी वो शख्सियत हैं जिन पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। गलत करें मोदी, फैसले करें मोदी, देश में 6 साल 7 साल से सत्ता और सरकार चलाएं मोदी, देश को विश्वगुरु बनाने के हसीन सपने दिखाएं मोदी, अच्छे दिन के वादे करें मोदी। तुम हमें 60 साल के बदले 60 महीने दो, ऐसे अपील के साथ 5 साल सरकार चलाने के बाद दोबारा सत्ता में आए 2 साल बाद 100 खामियां सरकार के फैसलों में मोदी के हो, लेकिन सवाल मोदी पर नहीं, सवाल विपक्ष से पूछा जाना चाहिए, सवाल ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए, सवाल उन सब से पूछना चाहिए जो मोदी की आलोचना करते हैं। ऐसे पत्रकार, बुद्धिजीवी, बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता, हालांकि कई बार आपको पता नहीं चलेगा कि पत्रकार हैं या बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये पत्रकार हैं या भयंकर वाले चाटुकार हैं, लेकिन अपनी चाटुकारिता को अपने कारपेट के नीचे दबाकर, अपने गलीचे के नीचे दबाकर, उसके बाद खुद को पत्रकार कहने और पत्रकार साबित करने का स्वांग रचने वाले ये लोग अगर मोदी पर भी सवाल उठाएं, जो देश में 6 साल 7 साल से सत्ता चला रहे हैं, अगर ये भी सवाल उठाएं कि वैक्सीन गुरु ने देश में क्या हाल कर दिया, तब बात होगी कि आप विपक्ष पर भी बात करें। यह आक्रोश उन सब के लिए जो मीडिया की भूमिका जो निभानी चाहिए, जो जिन्होंने नहीं निभाई बीते 7 सालों में, और उसी का नतीजा है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग इतने बेलगाम होते हैं कि उन्हें किसी की फिक्र नहीं होती, और जो उनकी आलोचना करते हैं उन्हें टाइट करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए किस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल होता है, इस पर अगर बात करने लगूं तो 1 घंटे का वीडियो सिर्फ इस पर बनेगा। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी ने जो किया, जिस ढंग से मीटिंग में प्रधानमंत्री को इंतजार करना पड़ा, बंगाल में चक्रवाती तूफान के लिए जो मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री गए थे, मैं ये कह सकता हूं निजी तौर पर कि ममता बनर्जी को उस मीटिंग में समय पर जाना चाहिए था। ये मेरी राय है और मैं मानता हूं कि इस प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, लेकिन सवाल उठता है जब प्रोटोकॉल ऊपर वाले ने तोड़ा तो फिर नीचे वाले से क्या कहें। ममता बनर्जी का कहना है कि उनके मुख्य सचिव, इसी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने कहा है कि उनके मुख्य सचिव प्रधानमंत्री के साथ आए अधिकारियों को लगातार ये बता रहे थे कि उस मीटिंग में एक विधायक का होना, उनका इशारा, नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा शुभेंदु अधिकारी की तरफ है, हालांकि वो नेता विपक्ष हैं, उनका होना ममता बनर्जी को मंजूर नहीं। इसके अलावा उसमें कुछ मंत्रियों का होना, हालांकि उन्होंने सवाल इस पर भी उठाए कि गवर्नर का भी वहाँ होना ज़रूरी नहीं है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच दोनों एग्जीक्यूटिव हेड हैं, उनके बीच बात हो रही है, उसमें गवर्नर की ज़रूरत नहीं, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं। लेकिन उन ऐतराज़ों को ममता बनर्जी ने हल्के ढंग से जिक्र करते हुए कहा शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी पर उन्हें ऐतराज़ था। उसके बाद भी ममता बनर्जी का कहना, इस चिट्ठी की बात कर रहा हूँ, कि मैं गई और मैं प्रधानमंत्री से पूछकर उनकी अनुमति लेकर कि मुझे दीघा में दूसरी मीटिंग में जाना है, उसके बाद मैं वहाँ से निकली और उसके बाद भी ये फैलाया गया कि मैंने प्रधानमंत्री का अपमान किया और मीटिंग में मैं देर से पहुँची, जबकि ये संवाद मुख्य सचिव और प्रधानमंत्री के साथ जो अधिकारी थे उनसे लगातार हो रही थी। इसी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को, 5 पन्ने की चिट्ठी है, प्रधानमंत्री मोदी को उनके अधिकार, प्रधानमंत्री होने के नाते एक गार्जियन को जो करना चाहिए, भारत सरकार के प्रमुख के तौर पर उन्हें जिस तरह से बिहेव करना चाहिए, उन सब का जिक्र करते हुए, और अधिकारियों के प्रति जो रवैया और नज़रिया होना चाहिए, मुख्यमंत्री के प्रति जो एक केंद्र सरकार के मुखिया का नज़रिया और तरीका होना चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर का हवाला देते हुए वो सब जिक्र करते हुए साफ साफ लिखा है कि मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि जिस मुख्य सचिव को 24 तारीख के बाद सरकार, बंगाल सरकार की अनुमति के बाद जिस मुख्य सचिव को एक्सटेंशन दिया गया 3 महीने के लिए, अचानक उस मुख्य सचिव को दिल्ली तलब क्यों किया गया,
इसकी क्या ज़रूरत थी, ये सवाल है। और इन सवालों के साथ ममता बनर्जी ने पूरा वाकया भी बताया है और साथ में ये भी कि मैं उस अधिकारी को यहाँ से नहीं फ्री कर सकती क्योंकि कोविड काल में उनकी भूमिका अहम है। साथ में ममता बनर्जी ने कहा है कि ऐसे वक्त में आपको, जब कोविड है, ऐसे वक्त में आपको फेडरल स्ट्रक्चर का ख्याल रखते हुए एक सहयोग वाला रवैया अख्तियार करना चाहिए। ये सब उन्होंने चिट्ठी में लिखा। और एक और बात हुई थी कि जो बंगाल के मुख्य सचिव हैं जिनको लेकर इतना बवाल हुआ, उनके जो अब मुख्य सचिव नहीं है, कल ही रिटायर हुए, कल ही उनकी नौकरी का आखिरी दिन था, कल ही उन्हें बुलाया गया था, दिल्ली तलब किया गया था और कल ही ममता बनर्जी ने टिट फॉर टैट कहें, तू डाल डाल मैं पात पात कहें, उन्हें रिटायर करने की अनुमति दी। उनका रिटायरमेंट का जो आग्रह था वो कबूल किया, एक्सेप्ट कुछ घंटों के भीतर सब कुछ हो गया। तो उनका जिक्र भी किया है ममता बनर्जी ने, उनकी भूमिका का, उनकी अहमियत का। और साथ में एक खास बात कि मुख्य सचिव के छोटे भाई का कोविड काल में ही निधन हुआ, उसका भी जिक्र है। और उसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी शिकायतें जो सरकार से हैं, प्रधानमंत्री से हैं, और इसके बाद एक अपील और गुजारिश कि मुख्य सचिव को ऐसे वक्त में बुलाने का आपका फैसला सही नहीं है। और इसमें इन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स 1954 का भी हवाला देते हुए कहा। लेकिन ये सारी बातें बेमानी है। इस चिट्ठी का जवाब न तो ममता बनर्जी को मिलना था, न जवाब मिला। केंद्र सरकार तो केंद्र सरकार है, मोदी की सरकार ने फैसला कर लिया, सवाल नाक का था, नाक का सवाल बना लिया, तो उस अधिकारी को, मुख्य सचिव को दिल्ली तो आना ही था, सरकार यही मान रही थी। लेकिन ममता बनर्जी ने जो दांव खेला वो उसका जिक्र मैंने कर दिया। उसके बाद अब क्या होगा ये देखना अब बहुत अहम है, क्योंकि पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद जो सुविधाएं मिलती हैं वो डीओपीटी से तय होना है। और डीओपीटी ही एक तरह से इन अधिकारियों के काडर से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र, डिप्यूटेशन खत्म करना, ये सारे फैसले डीओपीटी करता है। लेकिन अब क्या डीओपीटी, हालांकि वो कहने को डीओपीटी है, आप उसको सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय माने, क्या बंगाल के इस आईएएस अधिकारी के खिलाफ अब भी कार्रवाई करेगी, अब भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी? संकेत कल यही दिए थे। और अगर करेगी तो फिर वो कार्रवाई क्या होगी, ये आगे देखने की बात है। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि किसी सूबे के मुख्यमंत्री ने डंके की चोट पर न सिर्फ केंद्र सरकार के इस तरह के फैसले को डिफाई किया, हालांकि ममता बनर्जी पहले भी कर चुकी है, पहले भी तनी कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को लेकर हो चुकी है। लेकिन अभी का जो वक्त है चुनाव के बाद, ये बहुत मायने रखता है। और ऐसे वक्त में ममता बनर्जी की अपील भी मायने रखती है कि सभी दलों को एकजुट होने की जो बात कर रही है। ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव के आखिरी दौर में भी एक चिट्ठी लिखी थी विपक्षी दलों को कि एकजुट होने का वक्त है। तो क्या एक नया ध्रुवीकरण या नए किस्म की राजनीति या नए किस्म के समीकरण को बनते हुए यहां से देखा जा सकता है? क्योंकि यूपी में चुनाव है, ममता बनर्जी का यूपी में कोई स्टेक नहीं है। लेकिन यूपी में ममता बनर्जी हो या ना हो नहीं है, लेकिन यूपी में बंगाल चुनाव में बुरी तरह झटके खा चुकी बीजेपी, यूपी में योगी सरकार से जो नाराजगी है विधायकों में, मंत्रियों में, सांसदों में और जनता में, जिस ढंग से कोविड की हैंडलिंग हुई है, उससे परेशान बीजेपी और बीजेपी के कुछ नेता लगातार यूपी के शीर्ष नेतृत्व की बात करूं, मोदी और शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष लगातार यूपी की स्थिति का आकलन कर रहे हैं। बीएल संतोष 3 दिन के लिए यूपी में कैंप कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एक जो करंट लगा है 440 वोट का बंगाल में, तो डर है कि यूपी को अगर नहीं सहेजे, अगर उस आक्रोश और गुस्से को हमने नहीं थामा, तो कहीं ऐसा ना हो कि भारी पड़ जाए। तो अब क्या ममता बनर्जी की अपीलों के बाद क्या गैर बीजेपी दल कोई ऐसा मोर्चा बनाने की कोशिश कर सकते हैं? हालांकि चुनाव में अभी, लोकसभा चुनाव में अभी 3 साल का वक्त है। 3 साल मतलब आज 2021 है, 2024 में चुनाव होना है।
बहुत वक्त है अपनी सबकी महत्वाकांक्षाएं, उन महत्वाकांक्षाओं की टकराहट और उन टकराहट के बाद उनका एकजुट होना, इस पर बहुत सारे सवाल हैं। अभी बहुत दूर की बात है, फिलहाल यही कि ममता बनर्जी एक चैलेंजर की तरह उभरी हैं। ममता बनर्जी के तौर तरीकों को लेकर बहुत सवाल हो सकते हैं, लेकिन वो सवाल तब हो जब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और केंद्र सरकार के रवैये और नजरिए को लेकर भी सवाल हो। एक तरफा सवाल एक चश्मे से देखने की तरह होता है। दुर्भाग्य है कि इस दौर में मीडिया का बड़ा तबका प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को खुश रखने के लिए स्वभावतः मजबूरी में या निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह एक तरफा देखती है। इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा। मेरा Facebook पेज भी है, उसको लाइक करें, फॉलो करें, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।